हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ उसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बोल चुकी हूँ। आपको याद होगा वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने ये कहा था कि जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, वो जो हमारा समाज है वो हर वर्ग पर जो है दबाव डालता है, ठीक है, हर सेक्शन पे जो है प्रेशर पड़ता है हमारी सोसाइटी का। जैसे वुमेन है, मेन है, उन्हीं में है चिल्ड्रन भी हैं, ठीक है। तो हम बच्चों पे किस तरह से दबाव डाल रहे हैं उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। बच्चों पे जो सबसे ज़्यादा दबाव होता है या जो प्रेशर होता है वो आता है एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 21 22 इतने तक तो वो पढ़ते ही रहते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद अपनी चॉइस होती है कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, बट इतना हम लेके चलते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन पे कैसे एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो रहा है या फिर वो क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगी रीसेंट न्यूज़ से। आपने सुना होगा कि रिसेंटली जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो रीओपन हो गया है बिहार में, ठीक है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में हमारे पास थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जो विश्व भर से मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो हमारे पास थे स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है, पढ़ने के लिए। और ये इतनी ज़्यादा फेमस थी उस टाइम कि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता था, जिसे हम आज कहते हैं ना कि एंट्रेंस टेस्ट है कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए। तो उस टाइम पे एंट्रेंस टेस्ट होता था यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स थे उनके उनको टीचर्स के साथ एक उनका पर्टिकुलर इंटरव्यू होता था, मतलब एक शास्त्रार्थ होता था, ठीक है। और उस बेसिस पे स्टूडेंट्स को लिया जाता था जो उसमें पास होते थे। और ये इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब इस यूनिवर्सिटी का। अब हुआ क्या कि 1193 में यहाँ पे बख्तियार खिलजी नाम के एक इन्वेडर ने इन्वेड किया था, ठीक है। और यहाँ पे पूरा मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। और जो यहाँ का पुस्तकालय है था उस टाइम पे, मतलब लाइब्रेरी, ठीक है, वहाँ पे क्या था, 90 lakhs, अराउंड 90 lakhs जो थी पुस्तकें थी या बुक्स थी। तो वो 3 महीने तक जलती रही। कहा जाता है कि वो 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने तक इसलिए क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पेज नहीं था, पेज इन्वेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस यूज़ होती थी, पांडुलिपियाँ, ठीक है। तो उनको जलने में भी समय लगा, ठीक है। वो एकदम से आग नहीं पकड़ती, उनको जलने में समय लगता है क्योंकि मटेरियल दूसरा होता है ना। तो इसीलिए इतना समय भी लगा और इतनी सारी जो पुस्तकें थी, जो मतलब हमारा ज्ञान का भंडार था, वो सब जल गया, मतलब उस टाइम पे सब चला गया। और इससे पहले भी नालंदा यूनिवर्सिटी पे 2 बार हमले हो चुके थे, लेकिन वो इतने बड़े और भीषण हमले नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम रिवाइवल हो गया था यूनिवर्सिटी का, लेकिन इस हमले के बाद ये जो यूनिवर्सिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से इसका जो कैंपस है उसको ओपन किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद है कि इसकी जो वो प्रतिष्ठा थी उस टाइम की, जो इसकी गुडविल थी या फिर जो रैंकिंग थी, क्या हम वो भी वापस ला पाएंगे, ठीक है। हम बिल्डिंग तो वापस ले आए हैं, लेकिन क्या हम वो रेपुटेशन, वो गुडविल ला पाएंगे। यूनिवर्सिटी तो हम ले आए, लेकिन क्या वो एजुकेशन सिस्टम जो उस टाइम पे हमारे पास ज्ञान था, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास मेडिसिन, मैथमेटिक्स, नीति शास्त्र, कई अलग अलग टाइप के हमारे पास सब्जेक्ट्स थे जिन पे जो हमारे गुरु थे वो शिष्यों को क्या है ज्ञान दिया करते थे, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की काफ़ी सारी हमारे पास फील्ड्स होती थी। तो क्या आज हम उस टाइप की एजुकेशन ला पाएंगे जो उस टाइम पे थी हमारे पास, ठीक है। तो यही आज का मेन क्वेश्चन है। तो इसी के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम देखें कि इंडिया का करंट सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो इंडिया का करंट सिस्टम देखने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये आता कहाँ से है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये आता कहाँ से है। आपको पता ही होगा कि जैसे हमें ब्रिटिशर्स ने क्या था, कॉलोनाइज़ किया था काफ़ी लंबे समय तक के लिए। हमें कॉलोनी बना के रखा था, ठीक है। तो बेसिकली कॉलोनीज़ होती क्या हैं, ये सिस्टम वैसे अब ख़त्म हो चुका है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उस टाइम पे किसी भी एक देश को मतलब उस पे कब्ज़ा कर लेना, अपने फ़ायदे के लिए उस देश के रिसोर्सेज को यूज़ करना,
तो जो जिस देश को यूज़ किया जाता था उसको कॉलोनी बोलते थे, ठीक है। तो इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, तो बेसिकली वो हमें एक्सप्लॉइट करते थे, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे अलग अलग तरीक़ों से। अब जब उन्हें अपने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने देश में ले जाके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनका बनाते थे, ठीक है। टैक्स फ्री था वो भी, यहाँ से टैक्स फ्री लेके जाते थे, लेकिन जब यहाँ पे लेके आते थे तो उस पर पूरा टैक्स लगाते थे वो, ठीक है। तो जब वो जो रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे तो उसके लिए उन्हें क्या थे, एक मार्केट भी चाहिए थी, ठीक है। अब रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसे बेचेंगे भी तो सही कहीं पे, तो उन्हें एक बेसिकली बहुत बड़ी मार्केट चाहिए थी, और इंडिया काफ़ी बड़ी मार्केट था उस टाइम पे भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, लेकिन एक प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे थे वो ये थी कि इंडियंस में ना उनके प्रोडक्ट्स के लिए प्रेफरेंस उतनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमारा कल्चर अलग था, हमारी हेरिटेज अलग थी, ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ थी वो अलग थी। तो बेसिकली अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरीके निकाले, ठीक है। उन्हीं में से एक तरीका था एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, ताकि मतलब वो ऐसे लोगों को बना सकें, ऐसे लोगों को प्रोग्राम कर सकें जो मतलब उनके फेवर में हो, जो उनकी चीज़ों के लिए प्रेफर करें, उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी बिक जाए, और नंबर 2 उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए थे अपने सिस्टम में काम करने के लिए जिनको उनकी लैंग्वेज आती हो, मतलब जिनको वो यूज़ कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा लेके आए कि उनके प्रोडक्ट्स भी बिक जाए, प्लस उनकी जो उन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई हैं या जो उन्हें काम करवाने के लिए लोग चाहिए, जिस तरह के लोग चाहिए उस तरह के उन्हें लोग भी मिल जाएँ, ठीक है। अब इन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें सबसे अच्छा तरीका क्या लगा, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करो जो सिर्फ मतलब पपेट्स ही प्रोड्यूस करे या डमी वर्कर्स, ऐसे ऐसे टाइप के लोगों को प्रोड्यूस करे जिनकी मतलब अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है या थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं वो ऑर्डर फॉलो करने के लिए हों, मतलब वो दूसरों को फॉलो कर सकें, ताकि वो बेसिकली हम ब्रिटिशर्स को फॉलो कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब इसकी खासियत हम देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने टाइमिंग्स, ताकि मतलब जो लोग हैं वो पंक्चुअल हो सकें, इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल ऑर्गेनाइज़ कराया, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस तरह से लेके आए कि एक पर्टिकुलर टाइम होगा आपका आने का जाने का, ठीक है। तो ये पंक्चुअलिटी के लिए, ताकि क्योंकि उन्हें पंक्चुअल वर्कर्स चाहिए थे आगे अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद आप अच्छे से जो इंडियंस हैं वो उनके ऑर्डर फॉलो कर सकें, इसके लिए उन्होंने एक फिक्स्ड सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ताकि मतलब उनके दिमाग में ये रहे कि ये चीज़ें हैं। जैसे ऑर्डर्स भी ऐसे ही आते हैं ना, फिक्स्ड होते हैं, आपको बस उन्हें फॉलो करना होता है। कई जगह पे जैसे एम्प्लॉयज़ हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपको ऑर्डर्स को फॉलो करना है, तो वही चीज़ हमें इम्प्लांट की जा रही थी शुरू से बेसिकली, ताकि हम आगे जाके अच्छे वर्कर्स बन सकें, अच्छे एम्प्लॉयज़ बन सकें, अच्छे लीडर्स ना बने, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अलग होती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ में आपको सिखाया जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, अपने एसेट्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इनएक्टिव रिसोर्सेज और एक्टिव रिसोर्सेज को कैसे कंबाइन करके आपको यूज़ करना है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी होनी चाहिए, बहुत से टीम बिल्डिंग स्किल्स, ठीक है, टीम बिल्डिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ग्रुप में कैसे वर्क करते हैं, ये सारे जो स्किल्स होते हैं ये लीडरशिप स्किल्स होते हैं, ठीक है। उसमें कम्युनिकेशन भी आता है कि आप किस तरह से किसी से बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया, लीडरशिप स्किल्स नहीं, क्योंकि उन्हें लीडर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें तो एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, और वो भी वो जो कुछ ना बोलें, सिर्फ उनकी बात माने। तो इसलिए उन्होंने टीचर इंट्रोड्यूस किए, वो भी जो आपको मतलब अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सीधा सीधा ये बताया जा रहा था कि अगर आप फैक्ट्री में भी काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, और फिर वो लेजिटिमेट हो जाएगी, ठीक है। लेजिटिमेट क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में भी तो ऐसे ही हुआ है, फिर आपका माइंड उस हिसाब से प्रोग्राम्ड है और आप उस चीज़ को क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो किया था इंग्लिश लर्निंग पे, ठीक है। इंग्लिश लर्निंग किस लिए, क्योंकि जो उन्हें ऑफिस में वर्कर्स चाहिए थे वो चाहिए थे जिनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता हो, जो मतलब इंग्लिश में
राइटिंग स्किल्स जिनके अच्छे हों, लिसनिंग स्किल्स अच्छे हों, ठीक है? जो कम्युनिकेट भी कर सकें, ताकि उनको ऐसे क्लर्क्स मिल सकें, ऐसे लोग मिल सकें जो जिनको वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि इस चीज़ का इम्पैक्ट आज भी इंडिया में है, ठीक है? जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको देखा जाता है एज़ अ, उसको नॉलेज से रिलेट किया जाता है, लेकिन जबकि इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई लिंक नहीं होता। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है? जैसे हमारी हिंदी है वैसे ही हमारी इंग्लिश भी है, लैंग्वेज है। उसका नॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जनरली आप देखोगे कि कोई बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करता है तो हमें लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। ये एक जनरल परसेप्शन है, मैं हर जगह की बात नहीं कर रही, लेकिन ये सारा कहाँ से आ रहा है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है, जो हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया हुआ है। और आज भी आप देखोगे कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ भी होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो इन्हीं में अमेंडमेंट्स होती हैं बेसिकली, ठीक है? चेंजेस हम कर रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं इन्हीं में अमेंडमेंट्स हैं। लॉ में एक टर्म यूज़ होती है, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है? इसका मतलब होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरू से गलत है, तो आप उसमें कुछ भी बाद में ठीक करते रहें, वो शुरू में तो वो गलत ही था, ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि हमारा बेस ही गलत है। जब हम गलत बेस पे काम करते रहेंगे, तो वो चीज़ आप ज़्यादा ठीक नहीं कर पाएँगे, हमें बेस ही चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को मतलब इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है? तो ये इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने। अब हम देख लेते हैं आज का इंडियन सिस्टम कैसा है, आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है? आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन भी अफेक्टेड है और सिस्टम भी पूरा का पूरा अफेक्टेड है। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि जो सिस्टम है उसको ठीक होने में तो समय लगेगा, ठीक है? कोई भी सिस्टम आप एकदम से आप क्रांति करके एक दिन में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। वो सिस्टम जो है अपने टाइम पे ठीक होगा। लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है? पहले देख लेते हैं आज का एजुकेशन सिस्टम है कैसा। कुछ मेन पॉइंट्स, सबसे पहले तो फिक्स्ड सिलेबस, वही जो ब्रिटिशर्स से चलता आ रहा है, ठीक है? एक तो फिक्स्ड सिलेबस है आपका, ऊपर से सिलेबस है ऐसा कि जो मतलब जिसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है? आप मैथ्स का कुछ सिलेबस देख लीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या फिर जैसे अलजेब्रा है, ठीक है? वो नॉर्मल जो एक आम इंसान है उसकी लाइफ में वो कहीं यूज़ नहीं होता, ठीक है? लेकिन हम फिर भी वो पढ़ते जा रहे हैं। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, मतलब जो मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है? कोई लड़ाई है, जैसे कोई भी रिवॉल्ट की बात होती है, ठीक है? जैसे हम किसी भी रिवॉल्ट की बात कर लेते हैं, पलासी की बैटल हुई थी या फिर बक्सर की बैटल हुई थी, ठीक है? पलासी की जो बैटल थी, उसको ये भी कहा जाता है कि वो एक्चुअली में बैटल थी ही नहीं, ठीक है? वो तो जस्ट एक धोखा था। तो मतलब हम ये बेसिकली कंसेप्ट बता सकते हैं कि वहाँ पे कैसे, मतलब अपने ही जो कमांडर इन चीफ थे, जो नवाब के, उन्होंने कैसे जो था वो धोखा दिया था उनको। तो बेसिकली हम कंसेप्ट बता सकते हैं, उसमें डेट्स में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो हम पूरी की पूरी, जैसे बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके बेटे के बारे में, उनके बेटे के बारे में हम नाम याद किए जा रहे हैं, तो मतलब जो क्रैमिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि हम याद करते रहें चीज़ों को, ठीक है? ये सिर्फ़ एक रट्टा मारने वाली बात है जिससे हम कुछ भी सीखते नहीं हैं, ठीक है? तो ये हमारा सिलेबस है। और इसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं, ठीक है? अब टीचर्स में इंडिया में आप देखेंगे कि पहले ही जॉब्स की बहुत कमी है, ठीक है? तो जो टीचर्स बनते भी हैं वो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं मिल नहीं रहा था कुछ तो हम टीचर बन गए, ठीक है? उनमें मतलब अंदर से ऐसा एंथुसियाज़्म नहीं है कि हम टीचिंग करें, ठीक है? तो जब अंदर से एंथुसियाज़्म नहीं है, प्लस टीचर्स की सैलरीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट टीचर अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे तो वहाँ पे सैलरीज़ बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? और टीचर्स की मतलब आप देखेंगे तो जो इंडिया की जो एक्चुअल परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, वो आज टीचर की वैल्यू रह नहीं गई है। और आप ये सबसे अच्छा इसका जो एग्जांपल है वो है ऑनलाइन जो क्लासेस लगती हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे टीचर्स की कितनी वैल्यू है, कैसे उनको कितनी रिस्पेक्ट आजकल हम कर रहे हैं। तो टीचर की जो वैल्यू है वो भी कम हो गई है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में भी। और वैसे जो हम गुरु को जो हम उपाधि दिया करते थे कभी, वो आज टीचर की वैल्यू नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं, एक बात कर लेते हैं सिलेक्टेड प्रोफेशंस की।
ठीक है, इंडिया में क्या है, आपने सुना होगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनका फ़ोकस होता है कि हमारे जो बच्चे हैं मतलब वो या तो इंजीनियर बन जाएँ या डॉक्टर बन जाएँ या टीचर बन जाएँ, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है? तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। ऐसा लेके चलते हैं इंडियन पेरेंट्स, मतलब मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि हमारे दिमाग में यही 3-4 जो हैं सिलेक्टेड प्रोफ़ेशन हैं जो कि मतलब वैल्यूएबल हैं, और जिन पे चल के मतलब आप कुछ कर सकते हैं आगे। अगर आप इनमें से कुछ नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में और आप कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चे पे बहुत प्रेशर रहता है कि मुझे इन्हीं 3-4 प्रोफ़ेशंस में आगे बढ़ना है, ठीक है? और इसके अलावा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आपने देखा होगा कि जो हमारे यूथ है मतलब जो हमारे बच्चे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन स्किल्स नहीं है उनमें, मतलब एम्प्लॉय होने की, जॉब करने की उनमें स्किल्स ही नहीं है ग्रेजुएशन के बाद भी, और ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया था, ठीक है? तो ये क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनमें वो स्किल्स ही नहीं है कि वो जॉब्स में आगे जा सकें, ठीक है? और आपने देखा होगा कि इंडिया में बेसिकली जो माइंडसेट रहता है वो ज़्यादा जॉब्स का ही होता है, मतलब जॉब्स में जाने का होता है, और कोई बिज़नेस करना या स्टार्टअप करना। अब धीरे-धीरे कल्चर चेंज हो रहा है नो डाउट, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं माइंडसेट जॉब्स पे आके ही वापस आ जाता है कि हमें तो जॉब्स में ही काम करना है, और वो जॉब्स भी 3-4 वही सेलेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है? तो ये हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, ठीक है? ये हमारी क्यों नहीं है? ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है, ठीक है? जिसने हम में ऐसी चीज़ें इम्प्लांट कर दी हैं कि हमारा माइंड सिर्फ़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही और एक पर्टिकुलर जगह तक ही हम सोच पाते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि हम सेल्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, ठीक है? क्यों? क्यों नहीं करते? क्योंकि स्कूल, बुक्स, इन सब का हम पे इतना प्रेशर है कि हमें एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। हम एक्चुअली में एजुकेशन से मतलब भागते हैं। जो हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं वो सिर्फ़ उतना पढ़ना चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, मतलब हमें एक ऐसी अच्छी जॉब मिल जाए कि हम सेटल हो जाएँ और मतलब सर्वाइवल के लिए हमें चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन जबकि एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ ये होता नहीं है। एजुकेशन का बेसिक पर्पज़ होता है कैरेक्टर बिल्ड करना, किसी का भी, एक अच्छा इंसान बनाना किसी को भी, ताकि वो समाज में सभ्य तरीके से रह सके, निवास कर सके। लेकिन हमारा जो पर्पज़ है, हमने एजुकेशन का पर्पज़ ही बदल दिया आजकल, ठीक है? हमारा पर्पज़ है कि हमें कोई अच्छी लिविंग मिल जाए, आगे फिर मैरिज हो जाए, ठीक है? हम समाज में रह सकें, तो हम एजुकेशन उस हिसाब से लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जो पर्पज़ है, जो हमने बना दिया है एजुकेशन का, सबसे पहले तो वो ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है? प्लस इसमें जो है काफ़ी रोल रहता है पेरेंट्स का भी, ठीक है? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, नहीं देखो उसके बेटे ने तो ये कर लिया, उनका बेटा तो ये कर रहा है, तुम तो यही कर रहे हो। पर आप ये भी तो देखिए ना कि हो सकता है कि उनके बेटे की कैपेबिलिटीज़ अलग हों, आपके बच्चे की अलग हों, ठीक है? अब आप एक फ़िश को कहेंगे कि आप पेड़ पे क्लाइंब नहीं कर सकते, तो वो किस हद तक सही होगा? हो सकता है कि हम बच्चे की कैपेबिलिटीज़ देख नहीं पा रहे हैं कि वो कौन से एरिया में ज़्यादा अच्छा है, तो हमें वेरियस एरियाज़ में देखना चाहिए कि बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, वो कहाँ पे वो सबसे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, और वहाँ पे उसे जाना चाहिए मतलब। कभी-कभी तो ये भी है कि मतलब पता ही नहीं चलता है बच्चे को कि मुझ में अच्छा क्या है, क्यों? क्योंकि उसने वही 3-4 चीज़ें देखी हैं, वही 3-4 प्रोफ़ेशन देखे हैं और उसके दिमाग में भी वही चीज़ है, तो उसका माइंड भी वहीं पे फ़ोकस रहता है, ठीक है? तो पेरेंट्स यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, प्लस उसके ऊपर चीज़ें थोपें ना, जो मतलब वो करना चाहता है, अगर कुछ उसका कोई फ्यूचर गोल है या फिर उसने कोई एरिया सोचा हुआ है अपने लिए, कोई उसका पैशन है, तो वो उसे कंटिन्यू करने दें, ठीक है? एक्चुअली कुछ टाइम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि कुछ टाइम उसके लिए फ़िक्स कर दें कि इतने टाइम आप अपने लिए करके देख लो। अच्छा है अगर आप उसका बाद में भी साथ दे सकते हैं तो, लेकिन कुछ समय के लिए तो उसे करने दीजिए वो चीज़, ठीक है? इसके अलावा जो सिस्टम है, ठीक है? जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती हैं, वो तो देखो सिस्टम एक समय के साथ ही बदलेगा, ठीक है? वो एकदम से चेंज नहीं होने वाला। इस बीच हम क्या कर सकते हैं, हम कोई स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इस बीच? स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने स्किल्स पे ध्यान दें, ठीक है? कोई भी एक स्किल, वो कोई भी हो सकता है। या तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, जो आप कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो आपको आते हों, जिसके बेस पे आप अर्न कर सकें, ठीक है?
अर्न करने के लिए या तो आप किसी जॉब में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है? लेकिन या तो उसके अलावा आपको कोई स्किल आता है तो आप अपना भी कोई स्टार्टअप ईज़िली कर सकते हैं, और आजकल स्टार्टअप करना बहुत आसान है क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पर ये आपका पर्टिकुलर डिसीज़न है। लेकिन अगर आपको कोई ना कोई एक स्किल आता होगा, जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी है, और कोई भी स्किल हो सकता है, इंग्लिश टीचिंग आपको बहुत अच्छी आती है या फिर कोई और लैंग्वेज आती है, ठीक है? जिसकी मार्केट में डिमांड भी है। जैसे आपने देखा होगा कि एआई से रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्किल है, तो उसकी आजकल बहुत डिमांड है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग है जिसकी बहुत डिमांड है। तो ऐसे अगर आपको कोई स्किल आता होगा, तो मतलब आपको जॉब भी मिल जाएगी ईज़िली, और या फिर जॉब आप नहीं करना चाहते तो अपना स्टार्टअप या बिज़नेस जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं कि जो मतलब टॉप जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जिन कंट्रीज़ में, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है? इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, हम उनसे सीख सकते हैं, ठीक है? हम उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये इसके बारे में मैं स्पेसिफ़िकली अगली वीडियो में बात करूँगी। और जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में क्या है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? वो तो अब पूरी बिज़नेस फ़र्म बन चुके हैं कई प्राइवेट स्कूल। सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है लेकिन मैक्सिमम, ठीक है? और गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, एक तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ठीक है? नो डाउट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, एजुकेशन पे भी अपनी तरफ से कर रही है। हालाँकि हम उतना नहीं कर रहे जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ अपनी एजुकेशन पे करते हैं, जितना करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन भी उनसे अलग है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी काफ़ी कुछ जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो हमें दोनों तरफ से देख के चलने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे ही आएँगे। तो हमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या फिर वो कंट्रीज़ जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा इस सेक्टर में कर रहे हैं, उनको देख के अगर हम चलें, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन सब चीज़ों में समय लगेगा, और अपने बेस पे जो हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है? प्लस पेरेंट्स की तरफ से कि वो अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर ना करें और अपने बच्चों पे प्रेशर ना बनाएं, ठीक है? तो ये था मेरा आज का वीडियो रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है? और कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो बच्चों पे प्रेशर डाल रही है थ्रू एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन से ही क्या होता है, जैसी आपकी एजुकेशन होगी, जैसी बच्चे की बेसिक एजुकेशन होगी, वैसे ही उसका माइंड डेवलपमेंट होता है, वैसे ही उसका थिंकिंग पैटर्न भी होता है, और आगे जाके वो वैसे ही एम्प्लॉय बनता है, और पूरी हर चीज़ में वो उसी तरह से फिर सोचता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो और मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले समय में ज़रूर आएँगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के दोबारा मतलब इनॉग्रेट होने से, दोबारा न्यू कैंपस से कहीं न कहीं ये उम्मीद है, ठीक है? जिस तरह से उसकी बिल्डिंग वापस आई है, उसी तरह से उसकी प्रतिष्ठा, जो मान-सम्मान था, जो गुडविल थी, ठीक है? वो भी वापस आएगी ज़रूर, ठीक है? तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का अंत। तब तक अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर।